नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समय संवाद में आज हम चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव चल रहा है और सभी बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता। 2 चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। अब अगले चरण के लिए, तीसरे और चौथे चरण के लिए प्रचार चल रहा है। नेताओं ने लगातार रैलियां करके अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। इस चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस का न्याय पत्र अब चर्चा में आ गया है। दूसरे चरण के बाद, हालांकि पहले चरण के बाद भी चर्चा होने लगी थी, लेकिन दूसरे चरण के बाद ज्यादा चर्चा में आई। और यह चर्चा में इसलिए है कि पहले चरण का चुनाव होने के बाद, यानी कि 19 अप्रैल को जब चुनाव संपन्न हो गया, उसके बाद 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर थे। राजस्थान के दौरे में उन्होंने कांग्रेस के न्याय पत्र की चर्चा की, यानी कि न्याय पत्र में जो बातें कही गई हैं उस पर टिप्पणी की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, न्याय पत्र की उस बात को उठा लिया है जो कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों के लिए कही है। और उसका जो अल्पसंख्यक वाला जो कॉलम है, उसमें 7वें नंबर पर एक पॉइंट है। इसको मुद्दा बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, तीनों नेताओं का जो बयान है वो लगभग एक जैसा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का न्याय पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। ये मुस्लिम लीग का कानून और मुस्लिम लीग की नीतियों को लागू करना चाहते हैं। यह बात जोर शोर से प्रधानमंत्री ने सबसे पहले 21 तारीख को कही राजस्थान में। इसके साथ ही उन्होंने न्याय पत्र की दूसरी बातें और राहुल गांधी का जो बयान था कि हम देश में एक्सरे कर देंगे सारी व्यवस्था का और आर्थिक, सामाजिक, जातिगत सर्वे कराएंगे, संपत्ति का उचित वितरण की बात, और प्रधानमंत्री ने अपनी तरह से इन चीज़ों की व्याख्या भी की कि ये कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो आपकी संपत्ति को बांट देगी, सर्वे कराएंगे और संपत्ति छीन लेंगे और उसको फिर दूसरे लोगों में बांट देंगे, उन लोगों में बांट देंगे जिनके बच्चे अधिक हैं। कई जगह उन्होंने सीधे मुसलमान भी कहा कि मुसलमानों में संपत्ति बांट देंगे। इसी तरह से पिछले जो 2 चरण का चुनाव हो गया है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही ट्रैक पकड़ लिया है। उन्होंने भी सीधे सीधे हिंदू समाज को संदेश देने के लिए और हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने की कोशिश की है। संभल में एक चुनावी सभा में अभी 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ थे और कल भी उनकी सभा थी। कल उनकी सभा सिकंदराबाद में थी। इन सभाओं में भी योगी आदित्यनाथ ने भी वही बात दोहराई। मुख्यमंत्री ने तो स्पष्ट रूप से कहा संभल और सिकंदराबाद की सभाओं में, कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो गौ हत्या की अनुमति दे देगी और हम गौ हत्या किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। गौ हत्या के लिए हमने कड़ा कानून बनाया है, अब कोई गौ हत्या नहीं कर सकता है, लेकिन कांग्रेस ऐसा करना चाहती है। सीधे सीधे उन्होंने गौ हत्या से जोड़ दिया और वही बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं उसको रिपीट किया है योगी आदित्यनाथ ने भी। उन्होंने भी कहा है कि आपकी संपत्ति मुसलमानों में बांट देने की योजना है। तो एक तरह से अब जो चुनाव प्रचार का रुख है, पहले चरण के बाद और दूसरे चरण के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे कांग्रेस को निशाने पर लिया है और कांग्रेस के न्याय पत्र को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी उस पर हमला कर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी और योगी आदित्यनाथ भी
उतनी चर्चा अपने संकल्प पत्र की नहीं कर रहे हैं जितनी कांग्रेस की कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का बयान कि संपत्ति को बांट देंगे, संपत्ति का सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, और उसके साथ ही कांग्रेस के ओवरसीज सेल के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का बयान जिसमें विरासत कर की बात कही गई है। इन सारी बातों को आधार बनाकर अब कैंपेन चलाया जा रहा है, यानी कि कांग्रेस सीधे सीधे निशाने पर है। हालांकि इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस के नेता सफाई भी दे रहे हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं है संपत्ति बांटने का और संपत्ति पर विरासत कर लगाने का, लेकिन ये मुद्दा जरूर बन गया। कांग्रेस ने जिस तरह से अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक कॉलम में 7 नंबर का जो पॉइंट है उसमें बड़ा स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो अल्पसंख्यकों को पोशाक, खान पान, भाषा और उनके निजी कानूनों की आज़ादी देगी, यानी कि जो पर्सनल लॉ है उसको भी बरकरार रखेगी, पर्सनल लॉ की अनुमति देगी और आवश्यकता होने पर उसे जरूरत के हिसाब से संशोधित भी कराएगी, मतलब और अधिकार ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं। और खान पान का मतलब स्पष्ट है कि वो जो चाहे वो खाएं। पोशाक का मतलब स्पष्ट है, जो चाहे वो पहने, जैसा चाहे पहने। और भाषा का मतलब भी स्पष्ट है कि वो चाहे तो अपनी जो भाषा है उर्दू या अरबी उसको माने, बाकी भारत की भाषाओं को माने ना माने। तो मुद्दा तो ये बड़ा है और इसको ही अब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ध्रुवीकरण के लिए केंद्र में ला दिया है। अब देश भर में कांग्रेस एक तरह से अल्पसंख्यक हितैषी के रूप में सामने आ गई। कांग्रेस चाहती भी वैसे यही थी कि उसको न्याय पत्र पर चर्चा हो जाए और उसका जो अल्पसंख्यकों के प्रति प्रेम उमड़ा है, अल्पसंख्यकों के प्रति जो अविश्वास था, उसे वो खत्म करना चाहती थी और अल्पसंख्यकों की समर्थक पार्टी के रूप में एक बार फिर पहचान बन जाए, ये भी कांग्रेस चाहती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि कांग्रेस की छवि अल्पसंख्यकवादी पार्टी की हो जाए और जो शेष देश का समाज है, जो शेष हिंदू समाज है, सिख है, जैन है, पारसी है, बौद्ध हैं, इन सब में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बरकरार रहे। आर पार की लड़ाई के लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। अब जो मुद्दे हैं वो पहले और दूसरे चरण के बाद बदल गए। अब सीधे सीधे मुद्दा आर पार का है। धारा 370, राम मंदिर और समान नागरिक संहिता, ये मुद्दे तो हैं ही। अब इसके साथ साथ अल्पसंख्यकवाद का मुद्दा भी है। ये मुद्दा हमेशा रहा है और अल्पसंख्यकवाद का मुद्दा सबसे ज़्यादा जो प्रभावी था वो 2014 में था। 2014 के परिणाम हमने देखे कैसे एकदम से क्रांति हुई और 19 में भी। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे परिदृश्य को एक बार फिर 14 और 19 के चुनाव की तरह केंद्र के ध्रुवीकरण की राजनीति में ले आना चाहती है ताकि आर पार के मुकाबला हो, सीधा सीधा मुकाबला। और इसमें भारतीय जनता पार्टी सफल होती भी दिखाई दे रही है। कांग्रेस का जो ये मुद्दा है अल्पसंख्यकवाद का, ये चर्चा का विषय बन गया है। अब ये आम चर्चा हो गई है कि आखिर कांग्रेस क्या करना चाहती है, कांग्रेस कितनी तुष्टीकरण करेगी, तुष्टीकरण करके देश का कितना अहित करेगी। अब तो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस देश का विभाजन करना चाहती है। 1947 में विभाजन किया कांग्रेस ने अपनी नीतियों से, और प्रधानमंत्री ने भी कहा है, कल ही कहा है कि कांग्रेस की तो नीति अब यह है कि उत्तर और दक्षिण को बांट दिया जाए। सनातन की राजनीति की भी चर्चा की कल प्रधानमंत्री ने कि सनातन विरोधियों का सम्मान करती है कांग्रेस। तो एक तरह से पूरी तरह से ये मुद्दा अब चर्चा में आ गया है और जो माहौल है वो बदलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हालांकि पहले चरण का जो रुख है, जो पहले चरण और दूसरे चरण के बाद जो मतदान का ट्रेंड है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये नया ट्रैक पकड़ा है, क्योंकि ये बात अब स्पष्ट है कि अधिकांश अल्पसंख्यक मतदाता का रुझान पहले चरण में और दूसरे चरण में भी वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जाता दिखाई दिया। ये बात चर्चा में है
और इसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने परंपरागत मतदाता की तरफ रुख कर लिया। अब भारतीय जनता पार्टी जो उसका अपना वोट बैंक है, अपना जो आधार वोट है, अपना जो कैडर वोट है, उसको ही मजबूत कर लेना चाहती है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। देखते हैं आने वाले समय में चुनाव प्रचार का कुछ ट्रेंड और बदलेगा या वो जो का तो रहेगा या उसमें कुछ नए मुद्दे जुड़ेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।